नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। क्वाड देशों ने एक स्वर से आतंकवाद की भर्त्सना की। मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की भी कड़ी निंदा की। केंद्र ने प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। सरकार ने मौजूदा सत्र में 1 करोड़ टन से अधिक के चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ। पंजाब के हटाए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को इस महीने की 27 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। सीबीआई चीन के नागरिकों के लिए वीजा घोटाले में आज कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसस दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए। अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी में 18 बच्चे और 3 शिक्षक मारे गए और गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का सवाल था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में अहमदाबाद के चांदखेड़ा के डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 30 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होइए। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में क्वाड नेताओं की 2 दिन की बैठक में भाग लेने के बाद कल रात स्वदेश लौट आए हैं। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड नेताओं ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूरोप में संघर्ष के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। जापान यात्रा के पहले दिन सोमवार को श्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के शुभारंभ अवसर में भाग लिया और टोक्यो में व्यापारी समुदाय के साथ बैठक की। श्री मोदी ने भारतवंशियों से बातचीत भी की। क्वाड नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की एक स्वर से कड़ी निंदा की।
संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की साजिश पर मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले सहित विभिन्न आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं के बीच सर्वसम्मति और सद्भाव का माहौल रहा तथा रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श हुआ। During the Quad were based on a very constructive and forward-leaning cooperative agenda between the Quad countries as also between the Quad and the other countries of the Indo-Pacific. Naturally, during the various agenda items of the Quad, the discussions did focus on what could be the way forward for cooperation among the Quad countries. The leaders also discussed the challenges and the opportunities that are there in the Indo-Pacific region. क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। कोविड महामारी के बाद सामान्य स्थिति की बहाली, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी व्यापक चर्चा हुई। क्वाड नेताओं ने सार्थक कार्रवाई के साथ परस्पर सहयोग तथा शांति, स्थिरता और समृद्धि के लक्ष्य के साथ मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर जाएंगे। वो हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह में भाग लेंगे। इस संस्थान का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में किया था। श्री मोदी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। सीमा शुल्क तथा कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की 0 दर पर आयात की ये अनुमति 2 साल तक जारी रहेगी। आज से लागू हो रही इस छूट से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया है कि शुल्क मुक्त आयात वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लागू होगा। इस रियायत से तेल की घरेलू कीमतें कम करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सरकार ने सितंबर महीने में समाप्त होने वाले चीनी मौसम के दौरान 1 करोड़ टन से अधिक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ महीने से चीनी का निर्यात अधिक बढ़ने के कारण ऐसा किया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार चीनी मिलों और निर्यातकों को खाद्य मंत्रालय से निर्यात निर्गम आदेश ERO के रूप में चीनी निर्यात की मंजूरी लेनी पड़ेगी। चीनी निर्यात की अनुमति 31 मई तक दी गई है और इसके लिए ERO या निर्यात मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 1 जून से 30 अक्टूबर तक निर्यात के लिए ERO जरूरी होगा। चीनी निर्यात पर नए नियमों की घोषणा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि सरकार 1 करोड़ टन तक ही चीनी निर्यात करने की अनुमति देगी। भारत में प्रति महीने लगभग 24 लाख टन चीनी की खपत होती है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने कल नई दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। इस मिशन को कचरे से संपदा थीम के साथ तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट। ये सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज अर्थात कचरे में कमी लाने, पुनर्चक्रण करने और दोबारा उपयोग में लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देगा। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि इस सर्वेक्षण से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत कई शहरों ने गर्व की भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से टीना शर्मा। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को मोहाली की एक अदालत ने 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पंजाब पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा से गिरफ्तारी के बाद
सिंगला को अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मंत्रिमंडल से हटा दिया। उन्होंने पुलिस को सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री को निविदाओं के लिए 1% कमीशन मांगने की जानकारी मिलने के बाद हटाने का फैसला लिया गया। सिंगला ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम को उनके और अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल एक नए मामले की जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। उन पर नियमों की अवहेलना करते हुए चीन के नागरिकों को वीजा दिलाने में कथित रूप से मदद करने का आरोप है। उन्हें आज नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में सवेरे 11 बजे पेश होने को कहा गया है। कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रामन इस वक्त सीबीआई की हिरासत में हैं और उम्मीद है कि कार्ति से उसके सामने पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई ने इस मामले में 65,000 ईमेल जुटाए हैं जिनका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्राथमिकी के अनुसार पंजाब में मानसा स्थित एक प्राइवेट कंपनी तलवंडी सोलो लिमिटेड ने एक बिचौलिए की मदद से चीन के नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान किया ताकि कंपनी समय सीमा से पहले अपना कार्य पूरा कर सके। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा है। याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वयं को खनन लीज पट्टे की मंजूरी की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय झारखंड सरकार द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के 13 और 17 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनवाई पात्रता के आधार पर जनहित याचिका खारिज किए जाने की मांग की थी। जनहित याचिका में झारखंड के मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित कुछ फर्जी कंपनियों को दिए गए खनन लीज की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की गई है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। क्वाड देशों ने एक स्वर से आतंकवाद की भर्त्सना की है। मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की भी कड़ी निंदा की है। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सरकार ने मौजूदा सत्र में 1 करोड़ टन से अधिक के चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ। पंजाब के हटाए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को इस महीने की 27 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। सीबीआई चीन के नागरिकों के लिए वीजा घोटाले में आज कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गैब्रियासिस दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं और अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में गोलाबारी में 18 बच्चे और 3 शिक्षक मारे गए हैं तथा गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रात तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे हैं। कल सुबह वे तिरुवनंतपुरम में विधानसभा परिसर में महिला विधायकों के
पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। विभिन्न राज्यों की महिला सांसदों तथा विधायकों के इस समारोह में भाग लेने की आशा है। शाम को राष्ट्रपति पुणे के लिए प्रस्थान करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ट्वीट में बताया कि संगठन के सदस्य देशों ने अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए टेड्रोस को पुनर्निर्वाचित किया है। अगला कार्यकाल इस वर्ष 16 अगस्त से शुरू होगा। डॉक्टर टेड्रोस को वर्ष 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था। डॉक्टर टेड्रोस ने दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा का अवसर दिए जाने पर सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिका में किशोर बंदूकधारी ने उवाल्डे के रॉब प्राथमिक स्कूल में 18 बच्चों और 3 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि 18 वर्षीय बंदूकधारी को भी मार दिया गया है। मारे गए विद्यार्थी दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के थे और उनकी आयु 7 से 10 वर्ष के बीच थी। लगभग 1 दशक पहले कनेक्टिकट के न्यूटाउन में सैंडी हुक एलिमेंट्री में हुए हमले के बाद अमेरिका के किसी स्कूल में गोलीबारी की यह सबसे दर्दनाक घटना है। घटना के कारणों की तत्काल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गवर्नर ने हमलावर की पहचान सल्वाडोर रामोस के रूप में की है। उन्होंने कहा कि घटना की आगे जांच की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दुखद घटना को लेकर 28 मई तक प्रतिदिन सूर्यास्त होने तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाए रखने के आदेश दिए हैं। एशिया की 5 दिन की यात्रा से लौटने के बाद श्री बाइडेन ने हथियारों पर नए प्रतिबंध को लेकर भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा, आखिर हम कब तक बंदूक लॉबी के पक्ष में रहेंगे। देश में अब तक 192 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 11,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 79 लाख टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली उत्सव 2022 आज से शुरू हो रहा है। मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस वार्षिकोत्सव का उद्देश्य मणिपुर के राज्य पुष्प शिरुई लिली के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उखरुल जिले के शिरुई गांव मैदान में 4 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन आज मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह करेंगे। उखरुल जिले के विभिन्न स्थलों पर पारंपरिक नृत्य, गीत और संगीत, ट्रैकिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता तथा खेलों सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। कल शाम उसने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के बीच आज होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स से। ये मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह रावजी राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। रावजी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे।
रावजी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी रावजी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रावजी राणा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की। 1899 में रावजी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। रावजी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए रावजी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। रावजी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। रावजी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। रावजी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी रावजी राणा को शत-शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत-शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोगजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोगजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे। आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोगजा वीर गति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोगजा को नमन। और
और इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग लेकर फिर मिलेंगे कल एक नई कड़ी के साथ। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में अहमदाबाद के चांदखेड़ा के डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा। और अब एक सूचना आपके लिए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब मुनीश बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हाँ चंद्रिका जी, आज के अखबारों की बड़ी सुर्खी है भारत और अमेरिका के बीच भरोसे की साझेदारी। जनसत्ता लिखता है उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों में सहयोग पर जोर। और नवभारत टाइम्स का शीर्षक है यूएस का ऑफर नंबर 1 यारी। मोदी से बोले बाइडेन, धरती के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे हम। अमर उजाला ने क्वाड की बैठक से चीन को संदेश के अपने आकलन के साथ लिखा है भारत सहित चारों देशों ने साझा बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया। जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोविड-19 से निपटने की भारत की रणनीति की एक सुर से तारीफ। सोयाबीन, सूरजमुखी तेलों पर केंद्र द्वारा आयात शुल्क शून्य करने और चीनी निर्यात की सीमा तय करने की तैयारी की खबर भी पहले पृष्ठ पर है। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के मंत्री को जेल भेजे जाने की खबर आज तकरीबन सभी अखबारों ने बड़े अक्षरों में दी है। श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा एक कांस्टेबल की हत्या की खबर भी अधिकांश अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर देते हुए लिखा है घटना में पुलिसकर्मी की 7 वर्षीय बेटी घायल। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप का नया संस्करण जारी। अभी मिले समाचार के अनुसार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में प्रतिबंधित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार, विस्फोटक और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, क्वाड देशों ने एक स्वर से आतंकवाद की भर्त्सना की। मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की भी कड़ी निंदा की। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। सरकार ने मौजूदा सत्र में 1 करोड़ टन से अधिक के चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ। पंजाब के हटाए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को इस महीने की 27 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। सीबीआई चीन के नागरिकों के लिए वीजा घोटाले के सिलसिले में आज कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसिस दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।